हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट पार्ट है और इसमें हम देखेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इन दोनों टॉपिक्स को हम कवर करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। मैं आपको बता दूँ, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। इनके हेल्प से आप हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वो भी बताऊँगी लास्ट में। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4-5 क्वेश्चन इससे बनते हैं, मैं वो भी बताऊँगी आपको। और लास्ट में ये फ्लो चार्ट है, फ्लो डायग्राम है जो हमने पढ़ा है, वो एक पूरी समरी है। तो आपको ये फ्लो डायग्राम जो होगा, फ्लो चार्ट रहेगा, आपको एग्जाम में भी काफ़ी काम में आएगा। अगर आप इसको बना देते हैं और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। और बिना कोई देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं हम। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये जो नोट्स हैं इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको इतनी सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ। जो लोग आपको फ्री में प्रोवाइड भी नहीं करते हैं, पैसे लेते हैं या आपको नोट्स ही नहीं देते हैं वो, तो मैं आपको इतना कर रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके आगे जो है क्लास 10th की और भी वीडियो आती रहेंगी, सिविक्स के ऊपर, साइंस के ऊपर, जो भी आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। मैं फ्री में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। बस लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। तब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म में। तो हम ये देखते हैं कि फेडरलिज्म हमने देख लिया कि आखिर होता कहाँ है। फेडरलिज्म वो चीज़ होती है जहाँ पे पावर शेयरिंग करी जाती है। अब हम देख लें कि दो तरीके के फेडरलिज्म होते हैं। एक होता है कमिंग टुगेदर और एक होता है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर मतलब क्या होता है, जैसे आप कमिंग मतलब लोग आ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है खुद से ही लोग आते हैं। और होल्डिंग टुगेदर मतलब आप किसी चीज़ को होल्ड कर रहे हैं, ज़बरदस्ती करके होल्ड करे हुए हैं, तो हम उसको होल्डिंग टुगेदर कहते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल इंडिया है, इंडिया फॉलो करता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। तो हम देखते हैं कि अगर कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म की अगर हम बात करें, साथ में मतलब कि लोग अपने खुद से ही आते हैं और क्या होता है खुद साथ में आते हैं और एक बिग यूनिट बनाते हैं। इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिग यूनिट। इसमें क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं वो खुद से ही आते हैं आगे और एक बिग यूनिट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें मैंने इंडिया का एग्जांपल भले ही लिया है, लेकिन इंडिया जो है कमिंग टुगेदर का एग्जांपल नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसे हमारा जो इंडिया है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, गुजरात, केरल, ये डिफरेंट टाइप्स के स्टेट हैं। अगर ये स्टेट खुद से ही आ जाए, एक साथ आ जाए और एक बड़ी यूनिट बना दे, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल, तो उसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर। मतलब ये इतने डिफरेंट स्टेट थे, ये खुद से ही आ गए और इन्हें एक बिग यूनिट बना दी। By polling sovereignty and retaining their identity, they can increase security। इसमें क्या होता है कि by polling together मतलब जैसे सब साथ में आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, sovereignty का मतलब होता है free to take decisions on internal and external affairs। इसमें क्या होता है, sovereignty का मतलब होता है free to take decision on internal and external affairs। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इसका एग्जाम्पल है, डिफरेंट स्टेट कम टुगेदर हो जाते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है, रिटेन देयर आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें अमेरिका और इंडिया दोनों साथ में आ गए, अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका और इंडिया दोनों साथ में आ गए। इसमें क्या हुआ कि दोनों ने जो है अपना दोनों ने फ्रेंडशिप टाइप कर लिया, हम एक तरीके से बोल सकते हैं। तो क्या है, खुद के इंटरनल डिसीजंस पे भी ये क्या कर रहे हैं, इंडिया जो है डिसीजंस ले रहा है, साथ में एक्सटर्नल अफेयर जो हो रहा है उस पर भी डिसीजंस ले रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सोवेरेनिटी कहते हैं। और रिटेनिंग दियर आइडेंटिटी मतलब इंडिया खुद के नाम से जाना जा रहा है और अमेरिका अपने नाम से जा रहा है। और सिक्योरिटी भी इंक्रीज़ हो गई, क्यों, क्योंकि अमेरिका और इंडिया जैसे फ्रेंड्स बन गए, तो कोई भी अगर इंडिया पे कोई भी हमला होता है तो अमेरिका हेल्प करेगा, या अमेरिका कुछ हेल्प चाहिए तो इंडिया हेल्प करेगा। तो अपनी सिक्योरिटी भी इंक्रीज़ करके चल रहे हैं। तो अपनी आइडेंटिटी भी है, हमको इंडिया के नाम से ही जा रहा है। डिसीजन मेकिंग पावर में हम और इंक्रीज़ हो गए, क्योंकि हम अपने इंटरनल डिसीजंस तो ले रहे थे, साथ में हम एक्सटर्नल डिसीजंस भी आराम से ले सकते हैं हम। इसका एग्जाम्पल जो है, अगर आपसे कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का कोई एग्जाम्पल पूछे तो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूनाइट हो गए हैं बहुत सारे स्टेट जिन्होंने अमेरिका बना लिया है। तो जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ अमेरिका और इंडिया का एग्जाम्पल, या मैंने स्टेट्स का एग्जाम्पल दिया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब हम आगे बात करते हैं, स्टेट यूजली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्गर इन फेडरलिज्म। इसमें क्या होता है कमिंग टुगेदर में, कि खुद से ही स्टेट आते हैं, तो स्टेट के पास जो होती है इक्वल पावर होती है, हर एक स्टेट के पास इक्वल पावर रहेगी, स्ट्रॉन्ग इन दी फेडरलिज्म में। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रहेंगे फेडरलिज्म में। फॉर एग्जाम्पल यूएसए जो होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म को मानता है। स्विट्ज़रलैंड हो गया, वो भी कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म पे बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया भी है, वो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म पे ही चलता है। इसमें स्टेट के पास इक्वल पावर होती है, हर एक स्टेट के पास इक्वल पावर होती है। ऐसा नहीं होता किसी स्टेट के पास ज़्यादा है, किसी स्टेट के पास कम है। स्टेट हैज़ मोर पावर देन सेंट्रल। और स्टेट जैसा मैंने आपको बताया कि डिफरेंट स्टेट साथ में आते हैं और एक
एक बिग यूनिट बनाते हैं, तो इसमें स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर होती है एज़ कम्पेयर टू सेंटर। सेंटर से ज़्यादा पावर स्टेट के पास होती है। तो आई होप कमिंग टुगेदर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं होल्डिंग टुगेदर में। अब जैसा मैंने आपको बताया, जो इंडिया है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म पे चलता है। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या होता है, लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, लार्ज कंट्री होती है जैसे इंडिया हुई, तो इंडिया ने क्या सोचा कि मैं अपने जो थोड़े पावर्स हैं दूसरे में डिवाइड कर देता हूँ, दूसरे स्टेट्स में या नेशनल गवर्नमेंट में मैं अपने पावर को डिवाइड कर देता हूँ। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या था कि अपने पावर डिवाइड करना। तो इसमें पावर तो डिवाइड हो रही है लेकिन होल्डिंग टुगेदर मतलब अपने सेंट्रल जो है वो डिवाइड कर रहा है अपने आप से पावर डिफरेंट स्टेट में। तो ये डिफरेंट स्टेट में पावर डिवाइड करेगा, नेशनल गवर्नमेंट में अपनी पावर डिसाइड करेगा। इसको हम होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेंटर है तो उसने दूसरे, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र को दे दी कुछ पावर, उसने यूपी एमपी को दे दी कुछ अलग अलग पावर्स दे दी उसने कि आपके पास इतनी इतनी पावर्स हैं, आप इन पे डिसीजंस ले सकते हैं। तो इसको होल्डिंग टुगेदर मतलब सेंट्रल दे रहा है उनके लिए पावर मेकिंग का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन स्टेट। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों पावरफुल है इसमें, अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं तो ऐसा इसलिए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पावर डिवाइड कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो मेन चीज़ है उसके हाथ में ही रहेगी। लेकिन इसमें हम देख रहे थे कमिंग टुगेदर में, उसमें क्या है, जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल थी क्योंकि स्टेट खुद ब खुद आके सेंट्रल गवर्नमेंट को बना रहे थे। लेकिन इसमें सेंट्रल जो है वो पावर डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए जो है सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल रहेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हैव अनइक्वल पावर, सम यूनिट आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। क्या होता है कि जो यूनिट्स होती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स होती हैं, किसी किसी के पास अनइक्वल पावर रहता है। हम देखेंगे किसी स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर है, किसी स्टेट के पास कम पावर है। तो इसमें जो हम देखेंगे कि अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। लेकिन कमिंग टुगेदर में हर स्टेट के पास इक्वल पावर थी, लेकिन इधर पे ऐसा नहीं होता है। तो अगर हम बात करें कि होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म को कौन कौन फॉलो करता है, तो इंडिया हो गया, स्पेन हो गया एंड बेल्जियम, ये जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, तो मैंने जो भी आपको एग्जांपल बताया हुआ है आप आराम से बना सकते हैं। मतलब कि आप जो भी मैंने लिखा है वो आप बता सकते हैं। लेकिन कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में आप ये वाला एग्जांपल मत दीजिए क्योंकि मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बताया था। और एग्जांपल अमेरिका और इंडिया की जो फ्रेंडशिप का मैं बताया था मैंने, वो भी मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया। तो ये इन दोनों को चीज़ों को छोड़ के आप पूरा ये का ये लिख सकते हैं। और होल्डिंग टुगेदर में आप ये डायग्राम और ये सारी चीज़ें सब कुछ लिख सकते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं, अगर आपको कभी ये आए तो आप ये दोनों चीज़ें बना देना, लिख देना, और साथ में ये छोटा सा फ्लो डायग्राम भी आप बना देना। इसमें क्या होता है, फेडरलिज्म जो है दो तरीके से है, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, पावर इज डिवाइडेड इनटू स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है, और होल्डिंग टुगेदर में पावर डिवाइडेड बाय दी सेंटर, सेंटर पावर डिवाइड करता है। कमिंग टुगेदर में स्टेट के पास ज़्यादा पावर होती है और स्टेट कम टुगेदर, स्टेट खुद से ही आते हैं आगे। तो इसको हम फेडरलिज्म कहते हैं, डिफरेंट बिटवीन होल्डिंग एंड कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। तो इसको देख के आपके टीचर को समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे को व्हाट इज़ होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है, उसको सब कुछ पता है। तो आप फ्लो डायग्राम से और समझाएंगे तो आपको आधा 1 नंबर एक्स्ट्रा ही मिलेगा। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। अब इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है। अगर हम थोड़े पहले की बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया था, वो दोनों पहले एक ही थे, पहले पार्टीशन नहीं हुआ था। तो पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे, बट फिर क्या हुआ कि फिर पार्टीशन हो जाता है कुछ समय बाद, क्योंकि इतना जो है कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि पाकिस्तान अलग होना चाहिए, तो उसमें पाकिस्तान फिर अलग हो गया था। अब पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो उसमें क्या है, काफ़ी लोगों की डेथ भी हो गई थी, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था, ये सारी चीज़ें हुई थी। अगर हम बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना गया है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखेंगे, अगर हम आगे बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट भी बनी हुई है कि किसको कितनी पावर्स हैं, किसके पास कितनी पावर्स नहीं है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो उसने आगे तक की सोच के बनाया था कि फ्यूचर में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसने हमारे जो आज तक के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी तक ऐसी चीज़ पे उसने लॉज बना के रखे हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे कि शायद ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। The word federalism is not used, but the Indian Union is based on the principle of federalism, यूनियन ऑफ स्टेट। अगर हम बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें साफ साफ फेडरलिज्म तो नहीं लिखा है, लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है। मतलब क्या है इसमें, इस यूनियन ऑफ स्टेट से क्या इसका मतलब निकलता है, स्टेट इंडिया से बने हैं, जो स्टेट हैं वो इंडिया से बने हैं, ना कि स्टेट से इंडिया बना है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो इंडिया है, जो हमारा भारत है,
जो हमारा भारत है, जैसा मैंने ये डायग्राम बनाया, रफी डायग्राम बना दिया है, तो हमारा ये पूरा इंडिया है। तो जो है इंडिया से स्टेट बने हैं, मतलब जो इंडिया है, इंडिया ने फिर जो है स्टेट्स को डिवाइड किया कि इधर पे स्टेट डिवाइड कर दिया, इधर पे स्टेट डिवाइड कर दिया, इधर पे स्टेट डिवाइड कर दिया। तो इस इंडिया जो है, स्टेट जो है इंडिया से बने, ना कि स्टेट से इंडिया बना है। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स नहीं आ गए इंडिया को बनाने के लिए, जबकि इंडिया ने स्टेट्स को डिवाइड किया है, ये कहना चाहते। तो यूनियन ऑफ स्टेट लिखा गया है हमारे में। लेकिन अब हमारे में जो 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, 3 टायर्स है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, इनमें पावर्स भी डिवाइडेड हैं, इसलिए हम इंडिया को फेडरल कंट्री बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि इंडिया को क्या फेडरल कंट्री बनाता है, तो आप ये कहेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट ये तो नहीं लिखा कि हम फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है कि इंडिया से स्टेट बने हैं, ठीक है। और आप बताएंगे कि फेडरलिज्म का पावर मतलब फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर को शेयर करना। तो फेडरलिज्म में हमारे यहाँ पे पावर भी शेयर होती है सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल में। ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन स्पेसिफाइड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक जो गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल सेंटर हो गई, स्टेट हो गई, और लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है, उसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अपने अलग अलग जो है सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कि आप इन पे लॉज बना सकते हो और इन पे लॉज नहीं बना सकते हैं। तो वो भी चीज़ें जो है लिखी गई हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट होती हैं जिनमें लिखा गया है कि किस पे क्या कौन कौन चीज़ों पे सेंट्रल अपने लॉज बना सकती है, स्टेट किस चीज़ों पे लॉ बना सकती है। तो 4 तरीके की लिस्ट होती है। पहली लिस्ट में हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट। इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो डिसीजंस लेती है। इसमें क्या होता है, इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं उस सब्जेक्ट पे जो है यूनियन लिस्ट बनी गई, उस पर सेंट्रल अपने डिसीजंस लेती है। सच एज डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग, करेंसी हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, इन सब चीज़ों पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है डिसीजंस लेती है। यूनियन गवर्नमेंट अलोन मेक लॉज ऑन देम। इसमें जो है यूनियन गवर्नमेंट जो है वो ही सिर्फ इसमें क्या है, लॉज बनाती है। इसमें और किसी भी स्टेट का या कोई भी लोकल लेवल का इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। सिर्फ इसमें जो है यूनियन गवर्नमेंट ही इसमें डिसीजन बना सकती है। स्टेट लिस्ट में क्या होता है कि सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस, जो सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट पे जो है स्टेट मतलब कि लॉज बना सकती है, जो कि क्या होते हैं, स्टेट या लोकल इम्पोर्टेंस के होते हैं। फॉर एग्जांपल पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, इन सब चीज़ों पे जो है स्टेट अपने अपने डिसीजंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एमपी है तो एमपी जो है अपने पुलिस के ऊपर, ट्रेडिंग की, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर और इरीगेशन के ऊपर नई नई चीज़ें बना सकती है, नई नई योजना लेके आ सकती है। तो अपना अपना अलग अलग स्टेट ये इन सब चीज़ों पे अपने अपने सब्जेक्ट्स बना सकती है। तीसरी लिस्ट आती है कॉनकरेंट लिस्ट होती है। इसमें लोगों को थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि यूनियन लिस्ट से आप तो समझ में आ रहा होगा कि इसमें सिर्फ यूनियन जो है सिर्फ डिसीजंस लेगी। स्टेट लिस्ट से आपको समझ में आ रहा होगा स्टेट इसमें सिर्फ क्या करेगी, डिसीजंस लेगी। लेकिन कॉनकरेंट लिस्ट में क्या होता है, इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें कॉमन इंटरेस्ट होता है, जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों का कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे सच एस एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, इन सब चीज़ों पे जो है कॉमन, दोनों में जो कॉमन इंटरेस्ट है इनमें। अब जैसे मैरिज है तो मैरिज का तो हर जगह स्टेट में भी मैरिज होनी है और सेंट्रल लेवल पे भी मैरिज होती है, सेंट्रल उस पे भी यूनियन पे भी मैरिज होती है। तो जैसे जो एज दी गई है लड़का और लड़की की, तो वो कॉमन इंटरेस्ट है कि इस एज से बिलो शादी नहीं हो सकती, तो वो कॉमन इंटरेस्ट है। एजुकेशन पॉलिसीज़ जो लाई जाती है वो भी कॉमन इंटरेस्ट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती सब्जेक्ट्स होते हैं, ये कॉमन इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट इसमें रखे जाते हैं। बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट, जो बोथ यूनियन और स्टेट इनमें अपना लॉज बना सकते हैं। मतलब कॉनकरेंट लिस्ट में दोनों अपना जो है बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं इसमें, क्योंकि दोनों कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं इसमें। लेकिन इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर मान लो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फॉर एग्जांपल यूनियन गवर्नमेंट कुछ और कहती है और स्टेट गवर्नमेंट कुछ और कहती है, तो अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं, द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल प्रीवेल। मतलब क्या है कि अगर मान लो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो जो भी डिसीजन जो भी यूनियन गवर्नमेंट ने लिया है वही माना जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लॉ तो दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, क्योंकि हमने होल्डिंग टुगेदर में वही चीज़ पढ़ रहा है ना कि सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर रहेगी सेंटर, तो इसलिए इधर पे भी यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। चौथी लिस्ट आती है हमारी
रेसिड्यूरी लिस्ट, इसमें क्या होता है, कंटेन दो सब्जेक्ट विच डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द लिस्ट। अब इसमें क्या होता है, पहले यूनियन लिस्ट में देख ली कि जो यूनियन में आते हैं सब्जेक्ट, जो हमने स्टेट में देखी जो स्टेट कंट्रोल करता है अपने। अब कॉन्करेंट लिस्ट में जो दोनों के इंटरेस्ट होते हैं, अब ये लिस्ट रहेगी जिनमें दोनों के इंटरेस्ट नहीं होते हैं, मतलब दोनों के कैटेगरी फॉल नहीं होती है। विच डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ दिस लिस्ट, जो भी चीज़ें इन दोनों लिस्ट में फॉलो नहीं हुई हैं, यूनियन लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में, वो इसमें आएंगी वो सारे सब्जेक्ट्स। कम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड सच एज IT सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ना, जो मैंने अभी बताया आपके लिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना गया था तो हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे उन्होंने आगे तक की सोची थी। तो अभी भी जो चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं कि आगे अगर ये चीज़ होती है, अगर कोई भी नई चीज़ होती है तो उसके पास सेंट्रल के पास डिसीजन मेकिंग पावर रहेगी। अब हमने जैसा बात किया कि इंडिया जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में काम करती है, इसमें क्या अनइक्वल पावर शेयरिंग भी है, जैसा हमने अभी पढ़ा। कुछ किसी स्टेट्स के लिए स्पेशल पावर दी गई है, किसी स्टेट्स के लिए स्पेशल पावर नहीं दी गई है। अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशल पावर दी गई थी, बट अब वो स्पेशल पावर छीन ली गई है, अगर आपको याद हो तो। यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जैसे हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ भी हैं। तो यूनियन टेरिटरीज़ जो है, यूनियन टेरिटरीज़ वो होती हैं टू स्मॉल टू गिव स्टेटस ऑफ स्टेट, मतलब ये बहुत छोटी होती है, इनका जोग्राफिकल एरिया काफ़ी छोटा होता है, इसलिए हम इनको क्या है कि स्टेट कंसिडर नहीं कर सकते हैं। यूनियन टेरिटरी कहते हैं जिनका जोग्राफिकल एरिया काफ़ी छोटा होता है और वो क्या नहीं कर सकती हैं, वो जिनको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते ये स्टेट हैं, क्योंकि उनका जोग्राफिकल एरिया ही काफ़ी छोटा है। तो अगर आप सोचें कि मतलब एक रीज़न मैं आपको खुद से बताती हूँ कि हम होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म पे क्यों गए, क्योंकि हमारा जो है ना इंडिया काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस को अपनाते हैं हमारे यहाँ के लोग। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बना गया था तब भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, क्योंकि इतने हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाना था ना तो उसमें क्या है काफ़ी दिक्कतें आती थी, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग रहते हैं हमारे इंडिया में, तो बहुत वेराइटी ऑफ लोग रहते हैं। तो इसलिए जो है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म हमारे यहाँ पे चलता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म से ज़्यादा। क्योंकि अब देखेंगे आप यूनियन टेरिटरीज़ भी हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ रहेंगी, कुछ स्पेशल केस रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट्स थे जैसे जम्मू एंड कश्मीर, तो उनके लिए स्पेशल पावर दी गई थी, लेकिन अब वो छीन ली गई है। खैर, लेकिन ऐसा था क्योंकि हमारी इंडिया काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम जो है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म पे काम भी करते हैं। तो आप अगर चाहें तो एक ये पॉइंट भी लिख सकते हैं इस चीज़ में इंडिया को रिप्रेजेंट करने में, क्योंकि हमारी इंडिया इतनी कॉम्प्लेक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इतना डिफ़िकल्टी हुई थी हमारे लिए, इतने लोग मारे गए थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इतनी डिफ़िकल्टी हुई थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ लोग रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं। तो जो है कि हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ भी प्रेजेंट है, स्टेट्स भी प्रेजेंट हैं, तो उनके लिए क्या है कि उनको साथ में लेके आना इतना ईजी नहीं था, तो इसलिए हमारे यहाँ पे कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म रखा गया है। दे डू नॉट मर्ज विथ अदर, ठीक है, ये जो यूनियन टेरिटरीज़ होते हैं दूसरे के साथ मर्ज नहीं करते हैं, क्योंकि अब आप सोचेंगे यूनियन टेरिटरीज़ जो है डिफरेंट मर्ज क्यों नहीं करती, इसलिए नहीं करती क्योंकि इनका कल्चर डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग रहते हैं इधर पे, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, तो यही नहीं चाहते, तो इसलिए जो है मर्ज नहीं कर पाते दूसरी यूनियन टेरिटरीज़ के साथ, ये रीज़न होता है। मैंने आपको बताया ना कि डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं हमारे यहाँ पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग लैंग्वेज बोल रहे हैं, रिलीजियस फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए जो है कि हम मर्ज नहीं कर सकते हैं ऐसे किसी भी इंसान के मर्जी के बिना हम उसको कैसे मर्ज कर देंगे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर इन रनिंग दिस एरिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहती है इन एरियाज़ को रन करने के ऊपर। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज़ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर शेयरिंग एक बेसिक प्रिंसिपल है, जो कि भले मेंशन नहीं हुआ है लेकिन एक बेसिक फीचर है। दिस अरेंजमेंट कैन नॉट बी चेंज, और ये अरेंजमेंट है, अगर कोई चाहे तो पावर शेयरिंग को अगर कोई चाहे कि हम रोक लें, अगर सेंट्रल चाहे कि मैं पूरी पावर ले लूँ, जो भी पावर बची हुई है स्टेट लोकल लेवल को ना दूँ, मैं खुद ही रख लूँ पूरी पावर, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। तो ये अरेंजमेंट अपने इतना ईजिली चेंज नहीं हो सकता। एनी चेंज ऑन टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ द पार्टीज़ ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई भी डिसीजन चेंज करना है तो दोनों पार्टीज़ जो होती हैं, दोनों पार्लियामेंट होते हैं ऑफ हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, उनको भी इन चीज़ पे एग्री करना चाहिए, कितनी पॉपुलेशन को एग्री करना चाहिए, एटलीस्ट 1/3 ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए उस लॉ को पास करने में। तो इतना ईजी नहीं है कि कोई भी उठा के अपने पास पूरी पावर लेगा या कोई भी लॉ को चेंज कर लेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन प्ले करता है, जुडिशरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, जो भी अगर उसको लगता है किसी भी स्टेट और सेंट्रल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, हमने पहले भी देखा
फीचर्स में जब हम पढ़ रहे थे, अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो जुडिशरी होता है वो एक न्यूट्रल रह के वो डिसीजन लेता है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर डिवाइडेड है कि अगर मान लो सेंट्रल चाहे कि हम पावर ले लें पूरी, तो नहीं ले सकता, क्योंकि पार्लियामेंट के हाउसेस को एग्री करना पड़ेगा। स्टेट के पास भी कुछ ना कुछ पावर है, जुडिशरी खुद एक इंडिपेंडेंट है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ अपने आप रातों रात ही चेंज कर लें। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आपका जो क्वेश्चन इस टॉपिक पे बन सकता है कि व्हाट मेक इंडिया फेडरल कंट्री, इस पर अगर हम बात करें तो 4-5 क्वेश्चंस बन सकते हैं। व्हाट मेक इंडिया फेडरल कंट्री, तो इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है, तो आपको ये पूरे फीचर्स लिखने हैं। व्हाट मेक इंडिया फेडरल कंट्री, जो मैंने इधर से लिखा है, द वर्ड फेडरलिज्म इज़ नॉट यूज्ड, इधर से आपको लिखना है पूरा जो मैंने लिखा हुआ है, आप सब कुछ इसमें एक्सप्लेन करेंगे। वाई वी कॉल इंडिया एज फेडरल कंट्री, अब आप इसमें पूछा गया है कि इंडिया को हम फेडरल कंट्री क्यों बोलते हैं, तो अब आप इसमें बताएंगे कि इंडिया को हम फेडरल कंट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पे पावर डिवाइडेड है। फिर जो है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट भी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रॉपर लिखा भी गया है कि किसके पास कितनी पावर है, तो आप ये जो लिस्ट है वो भी पूरी एक्सप्लेन करेंगे कि किसके पास कितनी पावर है। फिर आप ये जो है पूरा ही एक्सप्लेन करेंगे हर एक चीज़ में। वाई इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, अब हम इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों बोलते हैं, तो आप वो बताएंगे। वही कि पावर शेयरिंग होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबके पावर्स लिखे गए हैं, इतना इजी जो है चेंज नहीं हो सकता है पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट, क्योंकि जो है पार्लियामेंट की दोनों हाउसेस को एग्री करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरलिज्म, आप फेडरलिज्म से क्या समझते हैं, एंड एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू इंडिया, और इसको फेडरलिज्म को आपको विद रेफरेंस टू इंडिया समझाना है। मतलब आप पहले समझाएंगे कि आखिर फेडरलिज्म होता क्या है, मतलब पावर शेयरिंग के बारे में आप समझाएंगे, और विद रेफरेंस टू इंडिया मतलब आप वही का वही लिखेंगे कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, पावर शेयरिंग, और इंडिया में कैसे पावर शेयर्ड है, तो आप उस सारी चीज़ों को लिखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्लो चार्ट के बारे में। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं, मैं पहले फ्लो चार्ट क्यों नहीं बताती हूँ, क्योंकि फ्लो चार्ट जो होते हैं बाद में अगर आप इसको समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि एक समरी है ये चैप्टर की। लेकिन आपको इसको, जो अब आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, जो क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं, आप उनमें उसमें ये फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको जो है टीचर समझ जाएगी कि आपको सब कुछ पता है, और आपको एक्स्ट्रा नंबर ही देगी। तो पूरा आंसर जो आप लिखते हैं ना, तो पूरा आंसर भी फिर टीचर्स नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि बच्चे को सब पता हुआ है, इसलिए फ्लो चार्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम फ्लो चार्ट्स देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि फेडरलिज्म जो है हम इंडिया के रेफरेंस में लेके, फेडरलिज्म है जो दो तरीके का होता है, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म की अगर बात करें तो एग्जांपल यूएस से लेके चल रहे हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर बाय देयर ओन टू मेक बिग यूनिट। इसमें क्या होता है, स्टेट खुद आते हैं एक बड़ी यूनिट बनाने के लिए। ये जो है इंडिया काट देना, आप इधर मैंने गलती से लिख दिया है। अब हम होल्डिंग टुगेदर की बात करते हैं, तो होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, एग्जाम्पल इंडिया लेके चल रहे हैं होल्डिंग टुगेदर में, एग्जाम्पल दोनों के आप याद रखिए, इसमें यूएसए होता है कमिंग टुगेदर में, इसमें एग्जाम्पल इंडिया है। इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइड पावर बाय इट्स ओन, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है खुद अपने आप से पावर को डिवाइड करता है डिफरेंट स्टेट्स में। हम इंडिया की बात करते हैं इसमें स्पेशली, तो इंडिया में क्या होता है, पावर डिवाइड बिटवीन दी सेंट्रल स्टेट लोकल लेवल, पावर जो है डिफरेंट स्टेट में डिवाइडेड है, डिफरेंट सेंट्रल स्टेट और लोकल लेवल पे डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइडेड है पावर। डिफरेंट लिस्ट आर मेड टू डिवाइड पावर अमंग ईच ऑफ देम, डिफरेंट लिस्ट भी हैं जिसमें क्या है लिखा गया है कि किसके पास कितनी पावर रहेगी, तो वो भी लिखा है। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, रेसिड्यूरी लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट में क्या रहेगा, यूनियन जो डिसीजंस ले सकते हैं उस पर लिखा है, स्टेट जो स्टेट अपने खुद के डिसीजंस ले सकता है उस पर लिखा है, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जिसमें बोथ इंटरेस्ट आता हो, यूनियन और स्टेट बोथ का इंटरेस्ट हो, जैसे एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। और रेसिड्यूरी लिस्ट में क्या होता है, जिसमें क्या है कि जो यूनियन और स्टेट में जो सब्जेक्ट्स नहीं रखे गए हैं उसमें क्या है, इसमें बाकी सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, जो लेफ्ट सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें रखे गए हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन नॉट बी चेंज ईजिली, और ये जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो ईजिली चेंज भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पार्लियामेंट दोनों हाउसेस को एग्री करना पड़ेगा पार्लियामेंट के, और 1/3 मेजोरिटी से वो जो लॉ है उसको पास होना पड़ेगा। जो भी लॉ बना रहे हैं तो उसको 1/3 मेजोरिटी से उसको पास होना पड़ेगा। हमारे इंडिया में जुडिशरी भी है जो न्यूट्रल है के डिसीजंस लेता है। अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सोचे कोई भी अपने मनमानी करने का, या स्टेट गवर्नमेंट सोचे मनमानी करने का, तो जुडिशरी जो होता है न्यूट्रल रह के डिसीजंस लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने अभी इस वीडियो में पढ़ी हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में जो 2 टॉपिक्स रह गए हैं हम वो कवर करेंगे।